टीवी 100 भैया, हिलो मत हिलो मत भाई। ये सुनो, इतना मत झुको ना, बनाने के लिए इतना मत झुको ना, अब घुस जाओगे का। अरे भैया चुप रहिए। जो नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। अधिकारियों का और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता जो यहाँ पर और जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, दूर सड़क या जहाँ तक आवाज पहुँचने के समाजवादी साथी, मैं सबसे पहले नेशनल इक्वल पार्टी के सचिव प्रताप सिंह जी को और उनके सहयोगी साथियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक नया दल, नया संगठन लोगों को जोड़ने के लिए और जिन परिस्थितियों में आज देश की राजनीति जा रही है, उस राजनीति को मैं मुकाबला करने के लिए, उन ताकतों का मुकाबला करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमें संविधान दिया, इसके तहत आम लोगों को हक और सम्मान मिला, अधिकार मिले, उनको बचाने के लिए नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपने को पूरा करने के लिए, और जैसा कि नाम में ही है नेशनल इक्वल पार्टी, भैया मत डिस्टर्ब। अगर जो क्या करिए, बराबरी की बात करे, सबको साथ लाने का काम करे, सबके बीच में भेदभाव खत्म करने की बात करे, वो वही असली सबका साथ नहीं ला रहा, जब बना नहीं रहा। सबका साथ तभी है जब आप इक्वल हो। अगर असमानताएं रहेंगी तो बराबरी कैसी? सबका साथ, सबका विकास तभी संभव है जब सब में बराबरी हो, और बराबरी के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी और तमाम समय समय में महापुरुष, राजनेता, साधु संत लगातार इसी प्रयास में रहे। जहाँ राजनीति की धारा में समाजवादियों का और समाजवाद यही है कि प्रॉस्पेरिटी हो, संपन्न हो और बराबरी हो। उस लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए नेशनल इक्वल पार्टी के सचिव प्रताप सिंह को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। 4 राज्यों का नतीजे आ चुके हैं, चुनाव के नतीजे आए हैं, पहली प्रतिक्रिया, आपकी पहली प्रतिक्रिया? ए भाई तुम हिलो नहीं तो बाहर कर देना। कुछ भी कहूँगा उसके बाद का सवाल भी मैं जानता हूँ आपसे। मैं कुछ भी कहूँगा उसके बाद एक सवाल और आपका आएगा। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप इंडिया हार गया था, आप दूसरा ही सवाल ये पूछते कि इंडिया का क्या होगा। हम लोग मत हिला, तोहरे वजह से इतना हिल जाता। और राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। खाली आईडी कैमरामैन खाली खड़ा हुआ। आप हम सब लोग हैं, 5 लाख वोटों से ये पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जिन्हें उम्मीद थी, क्या करें बताओ, खाली हाथ परिणाम आते हैं, और जो भी परिणाम आएंगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको स्वीकार करेगी। लेकिन लड़ाई लंबी है, ये झुक गया है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अनुशासन में रह करके उन चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा जिस रणनीति के तहत ये इतना बहुमत पा रहे हैं। लेकिन सवाल मुझे उम्मीद है ईवीएम आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। अखिलेश जी सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में बातचीत हुई और ये भी आश्वासन मिला कि आपको विचार किया जाएगा, लेकिन उनकी राजनीतिक परिस्थितियां ये नहीं थी कि हमें साथ लिया जाए समाजवादी।
चुनाव में हार हुई है, हार को स्वीकार करना पड़ेगा और आने वाले समय में मैं समझता हूँ हर हार हमें सबक सिखा के जाती है और हर हार में कहीं न कहीं हमें उम्मीद नजर आती है। जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश में भविष्य में ऐसा नहीं होगा। सबको साथ लेकर के और सबका जो भी योगदान है उसको जोड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया है। लेकिन कांग्रेस का जो अहंकार है, मैं जानता हूँ इसके बाद, क्योंकि कोई भी जवाब मैं जो दूंगा भारतीय जनता पार्टी उसका क्या कहेगी। हम समाजवादी लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लैपटॉप बांटे और मैं आपके सामने मेरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आज भी जो लैपटॉप जिन परिवारों में होंगे वो चल रहे होंगे, आज भी खराब नहीं होंगे और आपके पड़ोसी में भी या अड़ोस पड़ोस में भी मुझे परिचित होगा जिसको लैपटॉप मिला होगा। समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंस चलाई, आप फोन करते थे 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर डायल 100 दिया, फोन करने पर पुलिस आपके पास पहुंचती है। और आजकल तो देखा होगा आपने टेक्नोलॉजी में स्विगी है, तमाम है, फोन करो खाना आ गया, फोन करो सामान आ गया। ये बात नहीं कि हम टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जिस तरीके से अमेरिका में, जापान में, अमेरिका हमसे अर्थव्यवस्था में और ताकत पर बहुत देश हमसे, जापान हमसे बहुत आगे है। अगर वो देश इस तरह की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते तो इतने बड़े लोकतंत्र में वोट आपने डाला, आप एक हफ्ते इंतजार कर रहे हैं परिणाम के लिए और आप 2 घंटे में परिणाम चाहते हो। इसलिए हमें और आपको भी अमेरिका से सीखना चाहिए। अगर 1 महीना वोट डलता है तो 1 महीना काउंटिंग भी होती है। इसलिए अगर अमेरिका आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है और अगर वहाँ व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है तो कहीं न कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि रिजल्ट 1 घंटे में आए, घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन। अगर अमेरिका जैसा देश 1 महीने इंतजार करता है पार्टी कराता है तो आप किस बात की कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके जो नेता हैं वो बिल्कुल अहंकार में डूबे हुए थे, चाहे कमलनाथ हो चाहे यहाँ पर अजय राय हो। ये बात खत्म हो गई। एक बात ये परिणाम आ गया, परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा। प्रधान देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है। समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जो जहां दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। प्रधानमंत्री हैट्रिक लगा रहे हैं। कांग्रेस के साथ करेंगे, आपकी कोई सीट ना हासिल की हो लेकिन वोट शेयरिंग बढ़ गई है ऐसा माना जा रहा है। समाजवादी विचारधारा फैले, मान लीजिए आज हम नेशनल पीपल पार्टी के साथ बैठे, समाजवादी विचारधारा कोई आज की विचारधारा नहीं है। ये समाजवादी सिद्धांत कैसे आगे बढ़े, सेक्युलर फैमिली कैसे देश का अच्छा हो, किसान की आय दोगुनी हो। सवाल तो ये पूछना चाहिए कि दिल्ली वाले लोग, सवाल आपका ये हो कि दिल्ली वाले लोग चुनाव में आने वाले हैं, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई, क्या नौकरी रोजगार मिल गया। मैं जानता हूँ यहाँ पर नारा लगता है, घर घर वाला नारा लगता है। यहाँ एक बड़ा लोकप्रिय नारा है घर घर वाला, लेकिन नारा उसको ये भी तो दिया जा सकता है और मुझे उम्मीद है इस प्रदेश का नहीं बल्कि देश का नौजवान ये नारा देगा कि घर घर बेरोजगार, कब मिलेगा रोजगार। अगर घर घर रोजगार, घर घर बेरोजगार बैठा है और कब मिलेगा रोजगार, क्या ये नारा नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी परिणाम आया है इसके बाद जो आने वाले चुनाव में नारा लगने जा रहा है वो यही नारा होगा कि घर घर बेरोजगार, मांग रहा है रोजगार। प्रधानमंत्री हैट्रिक लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री हैट्रिक लगा रहे हैं, हैट्रिक, प्रधानमंत्री हैट्रिक लगा रहे हैं। भैया मोबाइल नेशनल पीपल पार्टी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ये जो लोग कह रहे हैं, हम भी तो यही उम्मीद लगा के बैठे थे 17 में कि सरकार बनेगी, 22 में भी यही उम्मीद लगा के बैठे थे।
उम्मीद करना और सोचना कोई गलत नहीं है। इंसान का पॉजिटिव हो रहना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन ये आप बताइए कि हर मीटर, अगर 1 मीटर नाला बनारस में तो कितने करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे? क्या इसका हिसाब किताब कोई देगा? आपने कहा कि नमामि गंगे के नाम पर गंगा साफ होगी। क्या आज बीओडी, सीओडी, डिजोल्व ऑक्सीजन गंगा की उतनी साफ सुथरी है? क्या हमारे नाविक जो उम्मीद लगाए थे कि उनकी नाव चलेगी गंगा में, अरे बड़े बड़े 3 स्टार 5 स्टार आ गए, जिससे बार है 5 स्टार अगर आप कह रहे हैं क्रूज, तो बिना बार के 5 स्टार नहीं हो सकता। शायद आप मुझसे बेहतर समझते होंगे ये बात। तो ये सवाल जो बुनियादी हैं कि हर मीटर पे करोड़ों रुपए खर्च हुआ हुआ नाला सफाई में, वर्णा का काम जितना समाजवादियों ने किया था वैसा का वैसा है। और मैं आज भी कहता हूँ दावे के साथ आपके सामने कि नदियां साफ करने का जो रास्ता समाजवादियों ने अपनाया था कि नाला एक भी गंदा नदी में ना जाए और जो नदी में पानी जाए वो ट्रीट होकर के जाए, वही अंतिम कदम सरकारों को अपनाना पड़ेगा। 3-4 साल पहले भी मैंने यही बात कही और फिर मैं कहता हूँ, क्या माँ गंगा की सफाई होगी? आप मुझे बताइए कि नाले रुक गए? अगर नालों पर 1 मीटर में करोड़ों रुपए खर्च होंगे, उसके बावजूद भी नाले नहीं रुक रहे हैं और गंगा वैसी ही वैसी है, तो क्या जनता उन्हें वोट देगी? किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या? घर घर नौजवान बेरोजगार नहीं बैठा? और फिर नई ट्रैफिक भर्ती हुई जो 60 सड़कों पर, जानवर सड़कों पर, बीजेपी कहती नंदी है, तो हम भी स्वीकार करते हैं नंदी है। तो नंदी भगवान के लिए या नंदी के लिए क्या आप 5,000 करोड़ का बजट नहीं रख सकते? मैंने सप्लीमेंट्री बजट में कहा कि सरकार को कम से कम 5,000 करोड़ बजट रखना चाहिए। सरकार क्यों पीछे भाग रही है? क्या बिजली महंगी नहीं मिल रही है? प्रमोद किशन कह रहे हैं कि विधानसभा में आपने जाति जनगणना को श्राप लगा है। प्रसाद मौर्य भी आपकी पार्टी में लगातार ऐसी बयानबाजी करते मैं हैं। बहुत सुलझा हुआ इंसान हूँ। देखिए, बहुत सुलझा हुआ इंसान हूँ। हमें अगर पेड़ भी दिखाई दे जाता है तो मैं पेड़ के पैर छू देता हूँ। क्या ये सनातन धर्म में नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं मानते हैं ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? हमसे ज्यादा अगर पेड़ लगाए हो किसी ने तो बता दो। तो हम तो वो लोग हैं। इसलिए सवाल क्या है? सवाल ये है, क्या 1 मीटर नाले में करोड़ों रुपए खर्च नहीं हुए नाला सफाई में? क्या 1 मीटर नाले में करोड़ों रुपए करेंगे? हमारे मुख्यमंत्री जी 4656 माने, हमारे मुख्यमंत्री 4656 क्या सदन में स्टेटमेंट दे रहे थे कि जो गोरखपुर लिंक है वो केवल 3,000 करोड़ रुपए की बनी है। मैं आपसे कहता हूँ, गूगल करिए, यूपीडा की वेबसाइट देखिए, क्या 6,000 करोड़ की सड़क बन रही? 90 किलोमीटर सड़क, आप सोचिए 6,000 करोड़ की बनेगी। तो ये सवाल क्या उठाना नहीं है? तो सवाल तो उठेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आपके बनारस और माँ गंगा को साफ करने के लिए 1 मीटर में करोड़ रुपए खर्च हुए कि नहीं हुए? मैं आपसे कहूँगा, आप बेरा सुनने आए हैं, हम भी सुने, आप भी सुने। सर, विधानसभा सत्र में आपने जाति जनगणना प्रधानमंत्री हैट्रिक लगा रहे सर। ये क्या परिवारवाद? अरे यहाँ जितने खड़े हो, क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? अरे बताइए ना, जो सवाल कर रहे हो शादी नहीं है आपकी? बस ठीक बात है। प्रधानमंत्री एक मिनट भाई, देखो मैं तो ये कहूँगा, परिवार वालों को सवाल परिवार वालों से नहीं पूछना चाहिए। सर, विधानसभा सत्र में आपने जाति जनगणना को लेकर सवाल, जितने परिवार वाले हमारे साथी हैं वो परिवार वाला सवाल नहीं पूछ सकते। और राजनीति में देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, व्यापारी का बेटा व्यापारी। तो अगर नेता कोई मशीन से नहीं जीत रहा है, वो जाकर के वोट मांग रहा है, तो लोकतंत्र को कमजोर मत करिए। हाँ, अगर हम गलत हैं तो जनता हमें नकार देगी और हम जनता के लिए से लड़ने जाते हैं। अपना परिवार क्यों छुपाते हो? बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, भाई अगर उनके मामा मठ के न होते और गोरखपुर से सांसद न होते तो क्या मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होते? उनको अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता है। और मैं तो ये कहूँगा, हम तो उनके बाद लोकसभा में आए, अरे पहले तो आपने परिवारवाद किया। अगर आपने नहीं किया होता परिवारवाद तो हम भी नहीं लड़े होते। इन 3 राज्यों में सीट शेयरिंग बढ़ गई आपकी, भले आप सीट शेयरिंग नहीं, हमारा लक्ष्य पहले भी वही था और आज भी वही है। अखिलेश जी, और हमारे गठबंधन आपने देखे हैं, कभी हम किसी का गला दबा के गठबंधन नहीं करते, किसी को दबा के गठबंधन नहीं करते। हमारा लक्ष्य है कि सिद्धांत जो है
उसके आधार पर, और अगर हम जीतने वाले तो हमें मौका मिलना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रत्याशी अच्छा है जो जीत सकता है तो हम आप पे विचार करेंगे। हमारे कोई शर्त नहीं है और शर्त के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता। इस चुनाव प्रधानमंत्री आपने जाति जनगणना के बाद इंडिया गठबंधन का भविष्य को कहाँ देख रहे हैं? अरे अभी इंडिया हारी थी, इंडिया फिर हार गई, फिर जीत जाएगी। सर प्रधानमंत्री हैट्रिक लगा रहे हैं। आप नहीं चाहते इंडिया जीते? बैठ जाओ। बताओ ना, आप बोलो ना, आप नहीं चाहते इंडिया जीते? नहीं गठबंधन नहीं, मैं आपसे सवाल के बारे में पूछ रहा हूँ। भाई मोबाइल आ रहा है, कौन है? नहीं चाहते इंडिया जीते? ये भी मन से लोकसभा चुनाव में एक सवाल जैसा इन्होंने भी पूछा वही मैंने जवाब दिया कि अगर हमारे में प्रत्याशी अच्छा है तो हम लड़ेंगे, आप पे प्रत्याशी तो आप लड़ेंगे। हमारे रास्ते और दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तो विधानसभा कोई सोचने की बात नहीं अखिलेश जी, है। आपके पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजभर का इंतजार लंबा होता जा रहा है मंत्री बनने को लेकर, और क्या एक बार फिर से गठबंधन में कुछ साबित करेंगे? चैनल देखता हूँ, जब एड आता है तो वो सब न्यूज खत्म हो जाता है। एड वाले बातों में बात मत करो। प्रधानमंत्री वो लगातार देखिए मैंने कई बार इसका जवाब दिया, कोई सॉफ्ट कोई हार्ड नहीं। अरे भाई हम सॉफ्ट हम हार्ड ये क्या बात है? हिंदू इसमें हार्ड और सॉफ्ट क्या होता है? आपने जाति जनगणना को आगे मत बढ़ाओ। नहीं, रास्ता बहुत टफ हो गया है। मायावती ने खुद सवाल, घर घर बेरोजगार मांग रहा रोजगार, क्या टफ है? तीसरे मोर्चे की कोशिश करेंगे अखिलेश जी, तीसरे मोर्चे के लिए कोशिश जो गठबंधन है वो तीसरा मोर्चा भी मान लो, चौथा मोर्चा भी मान लो, पहला मोर्चा भी मान लो। मैंने कहा लक्ष्य हमारा है बीजेपी का मुकाबला करना। लेकिन यूपी में और जो किसान की आय में बेरोजगार इतने बैठे हैं, महंगाई है, तो ये बड़े सवाल हैं। तो इन सवालों के साथ ही हम उठ बैठ करके प्रधानमंत्री हैट्रिक लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2024 का रास्ता साफ हो गया है। मायावती ने ट्विटर पर आय दोगुनी होगी आपकी। बनारस से किसको लड़ा रहे हैं अखिलेश जी? बनारस से किसको लड़ा रहे हैं? बनारस अखिलेश पल्लवी पटेल जी का नाम चल रहा है आपके पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने आप अपने आप कैंडिडेट मत घोषित अखिलेश जी मायावती ने अखबार वाले टीवी वाले घोषित कर देते हैं प्रत्याशी। अगर आप में से किसी का मन हो तो हमें चुपचाप पर्ची दे देना। अखिलेश जी मायावती ने ट्विटर पे शेयर किया है कि ये जीत संता पैदा करती है। बदल गया नाम। उस पर एक रिटेन में दाखिल किया हुआ है कि ये जो जीत है वो शंका पैदा करती है, एक तरफा जीत। आप कैसे देखते हैं? सर विधानसभा सत्र में आपने जाति जनगणना का पुरजोर आवाज उठाया, क्या आने वाले लोकसभा में आपका ये अहम मुद्दा होगा? मैंने तर्क भी दिया, मैंने ये कहा कि जब 2017 में मेरिट से पुलिस की भर्ती हुई थी तो उस समय पुरानी आरक्षण व्यवस्था थी, और जब भर्ती का रिजल्ट आ गया तो तमाम नौजवान जो नौकरी पा गए थे, सरकार ने वो आरक्षण की व्यवस्था बदल दी, जो नए तरह से आरक्षण था वो व्यवस्था लागू कर दी। तो 1700 नौजवानों को अपनी नौकरी खुली गई, उसमें पिछड़े और दलित नौजवान थे। इसीलिए मैंने मांग की और पूरे देश से ये मांग उठी कि जाति गणना हो और आबादी के हिसाब से हमको सम्मान मिले। इसलिए मैं पक्ष में हूँ। जाति गणना होगी, होके रहेगी, समय जरूर है लग सकता है, लेकिन देश की बड़े पैमाने पे आबादी ये चाहती है कि जाति गणना हो। भाजपा की अरे भाई तुम कुछ में बदल जाएंगे, क्यों उनकी बात करते हो? इस जीत के बाद तो इंडिया नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व कौन करेगा इंडिया गठबंधन का? 2024 को किस तरह से देख रहे हैं आप? 24 ऐतिहासिक परिणाम आएगा और बदलाव होगा। इसलिए मैंने कहा कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, आपकी महंगाई बढ़ गई, चरम सीमा पर है, और घर घर बैठा बेरोजगार, यही रास्ता निकालेगा लोग। सर आप पूर्वांचल में बैठे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस चुनाव में जब असफल हो गए। मैं बहुत सीधा ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय मंडल कमीशन का गठन हुआ है और जो लोग ये बात कहते हैं कि हम विपक्ष के लोग जाति गणना मांग करके या जातियों की बात करते हैं या पीडीए की बात करते हैं, जातियों में नहीं मांग रहे। जिस समय ये बात हुई कि आरक्षण की व्यवस्था कैसे लागू, तो जो लोग गरीबी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सीधी सी बात है, जो लोग गरीबी नहीं समझ रहे हैं उन्हें मंडल कमीशन की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए, और जिस समय वो प्रस्तावना पढ़ लेंगे
उसके बाद जाति में बांटने की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि इस प्रस्तावना में मंडल कमीशन ने तमाम पहलुओं को देखकर ये माना कि जाति के आधार पर लोग गरीब हैं, इसलिए जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। इसलिए जो बात हम लोग कह रहे हैं, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान से जाति की वजह से आरक्षण दिया है और मंडल कमीशन ने पिछड़ों को अगर जाति के साथ आरक्षण दिया है, तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हम जाति में बांट रहे हैं, और हम पत्रकार साथियों से भी कहेंगे कि आप भी मंडल कमीशन की प्रस्तावना पढ़िए, उन्होंने जात के आधार पर गरीब माना है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं उन्होंने संविधान और मंडल कमीशन की बातें नहीं पढ़ी हैं, वो पिछड़े विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं और अल्पसंख्यक विरोधी हैं और आदिवासी विरोधी हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे और सबका जवाब दिया। मुझे देखो देखो कौन